So now today we are going to study about the types of shear force and bending moment. This is the most important topic because how we design the beams for designing any structural element, for example a beam. First of all, we calculate the shear force and bending moment that are occurring in that particular beam, and then only we design whether design the beam, whether this beam will be able to take this the specified loads or not. We'll study about this in detail, but before we begin with how we calculate the shear force and bending moment, let us first see what are the types of support in a beam. So basically there are three types of supports. First one is the fixed support. Second is the hinged support. Or it can also be called pinned support. And third one is roller support. What is the difference between these three supports? For example, the fixed support. We show fixed support like this. So this is a beam. It has fixed supports on both these ends. This means that this beam is fixed at both the ends. So this fixed support is restraining this beam in all the three directions. मतलब ये हुआ कि जिस एंड पे फिक्स सपोर्ट है वहां पर इस एंड का इस पॉइंट का ना तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है, ना वर्टिकल मोशन हो सकता है, ना ही इसमें कोई इस जगह पर रोटेशन हो सकता है. तीनों मूवमेंट्स इसने प्रिवेंट कर रखे हैं इस सपोर्ट ने. इस पॉइंट से सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो इस ये पॉइंट ए न एक्स डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता, वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता और रोटेट भी नहीं कर सकता. फिक्स सपोर्ट का मतलब ये इस पॉइंट पे ये this point will remain at its own position. तो जब ये मूव नहीं कर सकता, सपोज यहाँ पर एक लोड लगता है W, अगर यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं होती तो ये पॉइंट मूव कर जाता नीचे की तरफ. तो लेकिन यहाँ पर अब सपोर्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर हमने इसको रेस्ट्रेन कर दिया, इसलिए एक रिएक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा. यहाँ पर एक रिएक्शन आ जाएगा RA, क्योंकि ये सपोर्ट इस पॉइंट को नीचे नहीं जाने दे रही. तो इस पॉइंट यानी कि ये सपोर्ट एक रिएक्शन प्रोवाइड कर रही है विच इज नोन एज RA, वर्टिकल रिएक्शन. ठीक है. अब इसी तरह से ये अगर यहाँ पर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रही है या इंक्लाइन फोर्स लग रही है जिसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकती है सपोर्ट. तो इसका ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, तो फिर इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी एक आ जाएगा HA. ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इसलिए आया क्योंकि अगर ये यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं होती तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से कुछ इसमें इलॉन्गेशन हो जाता या फिर डिफॉर्मेशन होता है एक्स डायरेक्शन में, जो कि अब नहीं हो पा रहा. वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि फिक्स सपोर्ट यहाँ पर फिक्स्ड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ गया. अब सिमिलरली क्योंकि ये हमने देखने वर्टिकल लोड लग रहा है, यहाँ पर कुछ वर्टिकल लोड इनटू दिस लिवर आर्म, तो ये वर्टिकल लोड ये डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर कुछ यहाँ पर कुछ मोमेंट आ रहा है ना. मोमेंट पता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज मोमेंट. यहाँ पर मोमेंट आ रहा है कुछ, तो उस मोमेंट की वजह से यहाँ पर रोटेशन होना चाहिए था, लेकिन रोटेशन नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट है.
तो ये इस रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर एक रिएक्शन आ जाएगा MA। तो यानी एक फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आते हैं। फिक्स सपोर्ट हैज 3 रिएक्शंस और 3 रिएक्शन आते हैं इसके साथ। और ये अपनी क्योंकि पॉइंट पर रहता है तो तीनों डायरेक्शन में इसने रेस्टिंग कर। कौन कौन से 3 रिएक्शन होते हैं? HA, RA, ये वर्टिकल रिएक्शन है, रिएक्शन एट A, इट कैन बी कॉल्ड एज VA, एंड MA, मोमेंट एट A। ये 3 रिएक्शन आते हैं जब कोई सपोर्ट फिक्स होती है। ये हो गई फिक्स सपोर्ट। अब हम आते हैं हिंज सपोर्ट क्या होती है। अच्छा, इसी में हिंज सपोर्ट एक पिन की तरह से है। अच्छा, सपोर्ट की जब बात करते हैं तो एक एंड पे बात करते हैं। इस एंड, ऐसा भी हो सकता है कि एक एंड पे हिंज सपोर्ट हो, दूसरे एंड पे फिक्स सपोर्ट हो, या एक एंड पे हिंज हो, दूसरे एंड पे रोलर हो। तो यहाँ पर हम देखें हिंज सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल ये पिन सपोर्ट होती है जहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो सकता और वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करने देगी इस बीम को, और वर्टिकली मूव नहीं करने देगी। ये नीचे नहीं जा सकता, यहाँ पर सपोर्टेड है, हॉरिजॉन्टल नहीं मूव कर सकता। लेकिन यहाँ पर रोटेशन हो सकता है, रोटेशन इज अलाउड। तो जो जहाँ पर रोटेशन अलाउड है तो यानी रोटेशन वाली डायरेक्शन में हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जहाँ पर हमने यहाँ पर इसे रेस्ट्रेन कर दिया है, यहाँ पर सपोर्ट दे दी है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो वहां पर हमारे पास एक रिएक्शन आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 रिएक्शन होंगे, RA एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। तो हमने देखा हिंज सपोर्ट या फिर पिन सपोर्ट में एक एंड पे, यानी जहां पर सपोर्ट है, एक सपोर्ट पे 2 रिएक्शन आते हैं, और रोटेशनल रिएक्शन जो आता है मूवमेंट के डायरेक्शन में वो नहीं होता, क्योंकि रोटेशन इज अलाउड। तो ये अगर यहाँ पर लोड लगेगा तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा? डिफ्लेक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस, ये जिसमें कि और कुछ ना कुछ थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर रोटेशन हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन नहीं आएगा उस डायरेक्शन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि हिंज सपोर्ट जहां पर है, हिंज सपोर्ट में आते हैं 2 रिएक्शंस। और वो रिएक्शन कौन कौन से? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम आते हैं रोलर सपोर्ट। व्हाट इज अ रोलर सपोर्ट? अगर हम इसी यहाँ पर एक एंड पे इसे पिन ही रहने दें, दूसरे एंड पे एक रोलर लगा दें, तो दिस रोलर, इसको कहते हैं रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए रोलर सपोर्ट में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, और क्योंकि रोलर है, रोल कर जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है। मूवमेंट ही हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। और जो है रोटेशन भी हो जाएगा इसका। तो रोटेशन हो जाएगा, तो रोटेशन इसमें इधर भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा, और सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगा, दैट इज वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकली मूव नहीं कर सकता नीचे। तो एक ही रिएक्शन आएगा, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, RA। ठीक है, तो हम कहते हैं कि रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, विच इज RA।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सपोर्ट्स को समझना, बिकॉज सारे जितने भी हम प्रॉब्लम्स आगे करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है या फिर उसे शेयर फोर्स कैलकुलेशन है, ये इस पर ही डिपेंड करेगा कि हमारे पास सपोर्ट्स कैसी हैं और सपोर्ट्स में कितने रिएक्शन आएंगे। उसी के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब एक सपोर्ट, उसके बाद जब हमने यहाँ पर इस सबसे पहला काम ये होता है कोई बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कैलकुलेशन में, सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो बीम एलिमेंट है उसमें एक सपोर्ट्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट्स फिक्स होगी, कोई सपोर्ट फिक्स होगी तो वहाँ पर रिएक्शन 3 आएंगे, सपोर्ट हिंज होगी तो रिएक्शन 2 आएंगे, रोलर होगी तो एक ही रिएक्शन आएगा। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि हिंज सपोर्ट में अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं लग रही होती, इफ देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन हिंज सपोर्ट, तो फिर हम कहेंगे इसमें फिर हिंज सपोर्ट में जब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल कोई मूवमेंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली जब जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रही उस डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। अब हम बीम्स देखते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बीम्स कैसी कैसी बन जाएंगी। तो चलो अब ये देखते हैं हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते कैसे। सपोज सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा था फिक्स सपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैंटिलीवर बीम। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बीम हमें समझ में आएगी। कैंटिलीवर यानी हैंगिंग बीम, यानी एक साइड से फिक्स सपोर्ट है बस, दिस इज नोन एज अ कैंटिलीवर। एक एंड पे फिक्स सपोर्ट है, दूसरा एंड फ्री है। तो वन एंड इज फिक्स्ड, ये सपोर्ट हो गई फिक्स्ड, एंड दिस एंड इज फ्री। किसी भी बीम में दो दो एंड्स होते हैं, वन एंड, तो इफ वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री देन इट विल बी नोन एज कैंटिलीवर बीम। तो इस कैंटिलीवर बीम में रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये अब हम देखते हैं। तो सपोज ये बीम ड्रॉ करते हैं, बीम ए बी। सिंपलेस्ट प्रॉब्लम लेते हैं कि एंड बी एंड पे एक फोर्स लग रही है, लेट अस से पी, एक लोड लग रहा है पी किलो न्यूटन, लेंथ ऑफ दिस बीम इज एल, तो वी हैव टू कैलकुलेट द, सबसे पहला काम सबसे वी हैव टू कैलकुलेट द रिएक्शंस। ठीक है। हम जानते हैं कि कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड पे कितने रिएक्शन आते हैं, 3, और फ्री एंड पे कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं, यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आएंगे। ठीक है, 3 रिएक्शन। कौन कौन से रिएक्शन आएंगे? एक आएगा आर ए, इसको जरा तो यहाँ पर हम जानते हैं इसमें 3 रिएक्शन आते हैं, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन। एंड ए, एक आर ए और एच ए एंड अ मोमेंट एम ए। तो हम रिएक्शन सबसे पहले देखें रिएक्शन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। रिएक्शन हम पता 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होती हैं, पहले पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो 3 इक्वेशंस होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। यानी कि सम ऑफ forces in horizontal direction, equal to 0,
Similarly, sum of forces in vertical direction is equals to 0, and sum of the moments इक्वल टू 0। किसी भी बीम में या किसी भी एलिमेंट में टोटल सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी 0, सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस विल बी 0, सम ऑफ द मोमेंट्स विल बी 0। ये बहुत बेसिक इक्वेशन है। दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। 3 इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों का मतलब क्या होता है कि ये एक रेस्ट पे, बीम रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये तीनों इक्वेशंस इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होती तो बीम मूव कर जाती। बहुत ऑब्वियस है, अगर किसी भी एक डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो वो उस बॉडी को मूव कर देगी। इसलिए सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं, तभी कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, और तभी कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है। क्योंकि मूव नहीं कर रही बीम, इसका मतलब सारी जितने भी इसमें फोर्सेस लग रही हैं वो सब बैलेंस्ड हैं, यानी उसका कोई ना कोई रिएक्शन है जो उसको बैलेंस कर रहा है। तो ये 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं। सिग्मा सम ऑफ द फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, सम ऑफ द फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, एंड सम ऑफ द मोमेंट्स इज 0। तो हम करेंगे सबसे पहली इक्वेशन से चलेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या आती है, सिग्मा एच इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से देखेंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 0, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज 0। सेकेंड उससे चलते हैं, सेकेंड इक्वेशन कहती है सिग्मा वी इक्वल टू 0। सिग्मा वी इक्वल टू 0 से हम देखेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस देखते हैं, ऊपर डायरेक्शन को प्लस, तो यहाँ देखेंगे आर ए, इससे क्या आएगा, आर ए वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, आर ए, अगर ये आर ए को पॉजिटिव लेते हैं ऊपर डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, तो आर ए, और कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, सिर्फ ये एक और फोर्स है पी, तो आर ए माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, यानी कि रिएक्शन, तो यहां से हम देखेंगे कि आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए इक्वल टू पी। तो यहां हमने कैलकुलेशन करा रिएक्शन है, और तो वर्टिकल रिएक्शन आ गया, वर्टिकल रिएक्शन इज इक्वल टू पी। थर्ड स्टेप हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन से भी अगर देखेंगे सिग्मा एम इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एम ए अगर हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। एम ए एंटी क्लॉकवाइज है, एम ए ये क्लॉकवाइज है, तो पी की वजह से एक मोमेंट लगेगा पी इंटू एल, पी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पी इंटू एल इज द मोमेंट, तो माइनस पी इंटू एल इज इक्वल टू 0। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये मोमेंट है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हम कुछ भी मान सकते हैं, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान सकते हैं, या इसको या कोई ये, लेकिन एक कोई भी कन्वेंशन हमें मानना पड़ेगा। तो अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज उसके जो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। दैट्स इट सिंपल। सो यहां से हमारे पास आया एम ए इक्वल टू पी इंटू एल, तो हमारे पास ये रिएक्शंस आ गए, आर ए इज इक्वल्स टू वर्टिकल रिएक्शन इज at this end is P and moment is equals to P into L. सिमिलरली मैं यहाँ पर एक दूसरी, इसी में आप ये देख सकते हैं कि अगर ये P फोर्स लग रही होती एट अ डिस्टेंस L/2, दिस फोर्स P अगर यहाँ पर ये L/2 पे लग रहा होता, हाफ पे,
तब क्या होगा, तो यहाँ पर तब रिएक्शन 3 आते, आर ए, एच ए एंड मोमेंट एम ए। अब इसे एम ए को यहाँ से हमने पहले ही एंटी क्लॉकवाइज माना, क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। क्लॉकवाइज पहले से मानेंगे तो हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो पता लगेगा कि उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी हमने जो कन्वेंशन मांगा था, उस माना था, अज्यूम किया था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एच ए तो नेगेटिव, एच ए तो जीरो आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन से सिग्मा बी इक्वल टू जीरो से आर ए की वैल्यू जाएगी, आर ए इक्वल टू पी आ जाएगा, वो तो सेम है वर्टिकल डायरेक्शन में। मोमेंट में मोमेंट सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो से आ जाएगा एम ए माइनस पी इंटू एल बाई टू, क्योंकि यहाँ पर अब लिवर आर्म चेंज हो गया, पी इंटू एल बाई टू, तो ये लिवर आर्म एल बाई टू है, तो यहाँ पी इंटू एल बाई टू, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू पी एल बाई टू फॉर दिस केस। अभी हम और देखेंगे अगर इस P की जगह पर एक फोर्स हमारे पास होती UDL, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो अभी हम देखेंगे। अभी हम आगे की प्रॉब्लम्स में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम देखते हैं, अभी हमने देखा कैंटिलीवर बीम। नाउ वी विल सी if how we calculate the reactions for simply supported beam. अच्छा, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? एक और प्रॉब्लम हम पहले, उससे पहले बता दें आपको। यहाँ पर देखिए कितनी रिएक्शंस कितने थे, अननोन रिएक्शंस, अननोन रिएक्शंस कितने थे? 3 अननोन रिएक्शंस थे। ठीक, 3 अननोन रिएक्शंस थे, आर ए, एच ए एंड एम ए। और इक्वेशन हमारे पास कितनी है, इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास 3 इक्वेशंस है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो जब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस when they are equal to the number of static equilibrium equations, when the number of unknown reactions are equal to the equations of static equilibrium, then it is known as statically determinate beam. स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम का मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं, उससे हम इन रिएक्शंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ऐसी बीम को कहते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, क्योंकि हम डिटरमिन कर सकते हैं कि इसके रिएक्शंस की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारे पास 3 नोन इक्वेशंस हैं और 3 ही अननोन है। If number of unknowns are equal to the number of known equations, then it is known as statically determinate beam. यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे। If number of unknown reactions is equal to the number of known equations. If number of unknown reactions is equal to the number of known equations, the beam is called statically determinate beam. Clear? अच्छा, if
अननोन रिएक्शन अगर ज्यादा हो तो क्या कहेंगे, इफ अननोन रिएक्शंस आर ग्रेटर देन known equations, then it is known as statically indeterminate beam. तो इनडिटर्मिनेट बीम में कैलकुलेशंस थोड़ी टफ हो जा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वो शायद वो अभी हम नहीं कर रहे हैं वो कैलकुलेशन, वो अभी हम तो अभी हम सिर्फ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स को स्टडी करेंगे। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स को सॉल्व करना आसान होता है, कैलकुलेशन आसान होती है, तो अभी हम उसी से स्टार्ट करेंगे। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स यानी सीएफ से कभी कभार सिर्फ डिटर्मिनेट बीम्स कहते हैं, डिटर्मिनेट, तो उसको उसमें हम नंबर ऑफ रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम किसे कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम वो होती है जिसमें एक एंड हिंज हो, एक एंड हिंज हो और दूसरा एंड रोलर हो। इसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम इसलिए कहते हैं तो यहाँ पर अगर इस बीम पे कोई लोड आएगा इस डायरेक्शन में, तो हम जानते हैं अगर इंक्लाइंड लोड लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका। तो जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों लोड्स लग रहे हैं तो हम जानते हैं हिंज सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आते हैं। तो ये हो गई सपोर्ट, एक सपोर्ट यहाँ पर हो गई हिंज, दूसरी सपोर्ट हो गई रोलर। तो हम जानते हैं अगर ये सपोर्ट हिंज है तो रिएक्शन कितने आएंगे इसके एंड पे? दो रिएक्शन आते हैं, एक आता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एक आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्लियर? और अगर ये एंड जो एंड यहाँ पर रोलर सपोर्टेड है, सपोर्ट रोलर है, तो रोलर सपोर्ट पे कितने रिएक्शन आते हैं? एक रिएक्शन आता है, आर बी कह देंगे इसको। ये अगर एंड ए है, दिस इज बी। तो टोटल रिएक्शंस कितने हो गए? टोटल अननोन रिएक्शंस टोटल अननोन रिएक्शन हो गए 3। और 3 हम जानते हैं नॉन इक्वेशंस कितनी होती है स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स, ये नंबर ऑफ नॉन इक्वेशंस कितनी होती हैं? 3 होती हैं। तो जब रिएक्शन इक्वल टू अननोन हो जाता है, रिएक्शन इक्वल टू इक्वेशंस हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं ये बीम जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। तो ये तो स्टैटिकली, तो इसलिए इस बीम को जहां पर एक एंड होता है हिंज, दूसरा एंड होता है रोलर, एक एंड पे दो रिएक्शन आते हैं, एक एंड पे सिर्फ एक रिएक्शन आता है, इसको हम कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर? अच्छा, इसी में अगर हमारे पास यही सिंपल सपोर्ट हो और एक एंड पे हिंज और एक एंड पे रोलर, तो और वर्टिकल लोड लग रहा हो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं हो, तो क्या होगा? एच ए विल बी इक्वल टू 0, एच ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर सिर्फ दो रिएक्शन बचते हैं, आर ए एंड आर बी। तो इसे इसलिए इसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं कि अगर सिर्फ वर्टिकल लोड लग रहा है तो इसमें दो इक्वेशन आएंगे, दो अननोन रिएक्शंस होंगे, आर ए एंड आर बी, क्योंकि एच ए की वैल्यू 0 हो चुकी है। ठीक है, वहां रिएक्शन है मतलब वो 0 है, तो 0 का मतलब हो गया कि वहां पर रिएक्शन कोई नहीं आ रहा।
तो इसलिए हम कहते हैं इसको सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हम देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी हमने देखा था कैंटिलीवर बीम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी हम देखेंगे कि अभी हम देखेंगे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम में कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सो कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस in a simply supported beam. So we have a beam एक एंड पे हिंज है, दूसरे एंड पे रोलर है। हम कहते हैं सेंटर पे सपोज एक लोड लग रहा है P, अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम मांग रहे हैं लोड सेंटर पे ही लग रहा है। जैसे और जनरलाइज कर लेते हैं, इट इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ A, ठीक है, यहाँ से A डिस्टेंस पे है x के, टोटल लेंथ है L। तो यहाँ हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन आते, यहाँ पर एक सपोर्ट ये हो गई हिंज, ये हो गई रोलर। हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आते हैं HA एंड और RA, वर्टिकल रिएक्शन। और रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आता है RB। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं टोटल रिएक्शन हो गए बी में 3। तो सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सिग्मा H इक्वल टू 0। तो वहां से तो हमारे क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही तो HA की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं वर्टिकल रिएक्शन, सेकेंड जो इक्वेशन होती है सिग्मा V इक्वल टू 0। तो वर्टिकल दो रिएक्शन वर्टिकल है RA और RB, और वर्टिकल यहाँ पर वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रही है एक P। अगर हम जानते हैं, ये मान के चलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन वी आर टेकिंग एट पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। तो RA अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस RB माइनस P इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आएगा RA प्लस RB इक्वल टू P। इसे दूसरी उधर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे P को। तो क्लियर। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास है सिग्मा M इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्मा M किस पॉइंट के अबाउट लेते हैं, मोमेंट अबाउट, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 करते हैं ना। तो सपोज हम कर देते हैं, हम लेते हैं सिग्मा मोमेंट एट A इज 0, मोमेंट अबाउट A इज 0, सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट A इज 0। तो हम कहते हैं यहाँ पर हमने लिया सिग्मा M A इक्वल टू 0, मतलब मोमेंट एट A इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स। तो देखते हैं मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पर कितनी लग, तो एक एक मोमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले एक P की वजह से कितना मोमेंट आएगा, P इंटू ए, और ये हो रहा है किसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हम इसको नेगेटिव मानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, P इंटू ए। और अब आर ए की वजह से इक्वेशन देखेंगे, तो आर ए क्योंकि ए से ही पास कर रहा है तो आर ए इंटू 0, आर ए इंटू 0।
क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस 0 हो गया। लोड तो है आर ए, लेकिन लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 0 है। इसी तरह से प्लस सॉरी ये प्लस हो गया। ये देखिए, ये अगर ए के अबाउट देखेंगे, ए के अबाउट बी किस डायरेक्शन में रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है, आर बी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ऐसे इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा आर बी इंटू एल। तो सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ इक्वेशन हमने इसे कह दिया था हमने इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम रोमन्स में करते हैं 1, कभी कंफ्यूजन आ जाए कि कौन से इक्वेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यहाँ इससे आ जाएगा आर ए, तो ये तो 0 ही हो गया, आर बी इंटू एल, यहाँ से हमारे पास आएगा आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल इज इक्वल्स टू पी इंटू ए। ये हो गया। तो यहाँ से हम आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एल, आर बी इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एल। हम कह देंगे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तब यहां से आरबी की जो वैल्यू है, आरबी की वैल्यू तो आ गई हमारे पास पी ए अपॉन एल, तो आरबी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास आर ए की वैल्यू आएगी पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर ए आर बी फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1 we get आर ए, आर बी की जगह ये वैल्यू रख देंगे पी ए अपॉन एल, पी ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू पी। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर ए इज इक्वल्स टू पी माइनस, अगर ये ए डिस्टेंस था इसे कह सकते हैं बी, एल माइनस, तो पी माइनस पी ए अपॉन एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर ए की वैल्यू एल को एल एच एस वो ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एल आ जाएगा नीचे, तो पी कॉमन आ जाएगा, पी इंटू एल माइनस ए अपॉन एल। अगर हम कहते हैं एल माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, यहाँ पर हमने कह दिया ना, ये अगर ए है ये बी होगा दूसरा एक्शन, तो आर ए विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन एल। ये दोनों रिएक्शन आ गए। अब ये आप वैल्यूज याद कर सकते हैं, किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर एक कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है P एट अ डिस्टेंस A, तो आर ए विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन एल, और आर बी इज इक्वल विल बी इक्वल टू पी ए अपॉन एल। याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, बहुत जगह यूज होगी क्वेश्चंस में, और बहुत जगह यूज होगी जब हम बीम से बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम इसको याद भी कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और कैंटिलीवर बीम में रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स क्या क्या होती हैं।